करते हुए हमारे एडवोकेट राजेंद्र छोकर जी और महावीर छोकर जी, ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि ऐसे अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए हम ऐसी होते को सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद भोपाल सिंह खत्री जी को सम्मानित करते हुए, इधर बहुत बड़ा कनेक्शन है, ये बात ध्यान रख लीजिए आप। हाँ जी, इधर जी। इसके साथ ही सत्येंद्र रावल जी, राजवीर राज को जो है ना, अभी ये भी हमारे वीआईपी राजवीर जी, इनको भी सम्मान इधर। हाँ जी, हाँ जी, इधर जी। मैं आया कि नहीं, इंस्पेक्टर अभी नहीं आया, आ गया बोला। आशीष रमेश जी हैं छटिया से, कहाँ बैठे हैं? राम राम जी, आओ भैया। रमेश जी हैं सरपंच छतिया वाले। राम राम जी, राम राम। इंस्पेक्टर आओ भाई। अरे एक आशीष सब इंस्पेक्टर हमारे गांव के, वकील साहब के बेटे, वो रिक्वेस्ट हो तो आ गया। आशीष छोकर हाँ जी, ये सुरेंद्र भाई। इंस्पेक्टर है विकास जी से अपना सत्येंद्र साहब का, सत्येंद्र रावल जी का स्वागत करते हुए महावीर छोकर जी, एक बार जोरदार ताली। हृदय का प्रेम है आप सबको सादर समर्पित है। आज के इस पावन पर्व और उत्सव में पधारे सभी हमारे मंचासीन अधिकारी और अतिथि, और इस सभागार में और इस प्रांगण में उपस्थित सभी हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग और माताएं, बहनें, मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। मैं जसवीर सिंह गांव किवाना से हूं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया। देखिए, आज के इस वर्तमान दौर में अगर किसी काम की सार्थकता है, प्रासंगिकता है, तो वो है अध्यापन का कार्य, पढ़ने और पढ़ाने का कार्य है। क्योंकि माहौल पूरे देश में इतना सजग और सार्थक है कि जैसे मास्टर किशन जी ने भी बताया कि अगर हम अपने बच्चों को नशे से दूर रखेंगे और पढ़ने और पढ़ाने के कार्य में लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो समाज है वो तरक्की करेगा और आगे और अग्रणी भूमिका में रहेगा। और किवाना और चुलकाना गांव में, चुलकाना गांव नहीं, चुलकाना धाम में मास्टर किशन जी, ईश्वर जी, संदीप जी और विजय जी की जो टीम है, इन्होंने वास्तव में क्रांतिकारी काम किया है। और इनका नाम भी भगवान के नाम पर ही है। मास्टर किशन जी भी कृष्ण भगवान और ईश्वर जी भी ईश्वर भगवान। तो ऐसी एक टीम इस गांव में परमात्मा ने दी है कि इतना सार्थक काम इन लोगों ने किया कि चुलकाने गांव का जिस तरह से नाम जाना जाता था उसको पूरा ही बदल दिया। और पूरे हरियाणा में और पूरे देश में चुलकाना आज जाना जाता है कृष्ण जी और ईश्वर जी की बदौलत, इन पूरी टीम की बदौलत कि यहाँ 500-600 बच्चे पढ़ करके रोजगार पे लगे हैं और बिना खर्चे और बिना पर्ची के। तो युवाओं को देखिए इस बात में अपना अहम भूमिका निभानी चाहिए। मास्टर किशन जी ने भी कहा सवाल का हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मनमोहन भड़ाना जी की तरफ से मैनपाल भड़ाना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैनपाल भड़ाना जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि दो शब्द वो भी कहें। आज इस श्याम बाबा की नगरी में चुलकाना धाम पर यहाँ आए हुए विशिष्ट अतिथि, मेरे बुजुर्ग साथीगण, माताएं, बहनें, बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी
कि भाई यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। देखो आने वाले समय में बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं ज्यादा भाषण ना करते हुए मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ विधायक साहब की तरफ से कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए और इसमें जो भी लाइब्रेरी के लिए जो भी सामान आएगा चाहे कितने का है वो विधायक साहब की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ वो पूरा होगा। खर्चा चाहे 10 लाख आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। राम राम। टेलीफोन से कह दूंगा, मेरी बात हुई थी परसों वाणी में समर्थ ख्याल, पर आप जो ना आप हो तो हमें क्या जरूरत है, फिर आप विधायक हमारे दो, सीधी बात है। तो आप हमारे गणेश कॉलेज के लिए जो ना जमीन हम देंगे और सरकार से बनवा दो। दूसरे भगवान ने आपको मोल दे रखी है, अगर वैसे भी करो ना आते आप भुगताते हम भुगतेंगे, सीधी बात है। आज कहीं ये तेरे मतलब बहुत रईस है, सबको पता है, ये अकेले बना सके, पर फिर भी अगर कोई बात हम ज्यादा बोल डाल रही है आप पर आता ये मैं एक बार जो है भैया से बात करके और थैंक यू किया जाए। देखिए इस क्षेत्र के लिए समान और भविष्य में भी जो लड़कियों को स्कूल की जो बात चली है, मैं बुधवार को मीटिंग करके आप लोगों को जरूर। विधायक मनमोहन बढ़ाना के प्रतिनिधि मेनपाल बढ़ाना को कमेटी के सदस्य विशेष तौर से महावीर सिंह सम्मानित करते हुए बहुत सारे बच्चे कामयाब हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर्स निकल रहे हैं यहाँ से, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो ज्यादा लंबी बात ना करके, बच्चे भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब भी बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो बेटा देखिए, हमारा उपनिषद जो है ना, हिंदू धर्म की उपनिषद दर्शन शास्त्र की किताबें हैं। बिकॉज सर आई वाज टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स एट वाजीराम एंड रवि फॉर 2 years। तो हिंदू धर्म का जो उपनिषद है ना बेटा, उसके अंदर एक मुंडकोपनिषद भी है, और मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम हो, आज जो भी तुम हो, जो कुछ तुम हो वही तुम्हारी प्रबल इच्छा है, और जैसी तुम्हारी प्रबल इच्छा है वैसा ही तुम्हारा संकल्प है, और जैसा तुम्हारा संकल्प है वैसा ही तुम्हारा कर्म है, और जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुम्हारा भाग्य है। तो बेटा जैसा कर्म करेंगे ना, जो कहते हैं कि यदि हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा ते मद दे खुदा। तो आप कोशिश करें, पुरुषार्थ करें, एक दिन यू विल बी एबल टू एक्सेस डॉन्टिंग एंड फॉर्मिडेबल लुकिंग टास्क इन योर लाइफ आल्सो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे, एक बार ज्यादा बोलूं तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं पढ़ाने लिखाने का शौकीन हूँ, ज्यादा बोल देता हूँ, फिर कभी ज्यादा खिंच जाए तो मुझे बताना। एक छोटी सी बात बताऊंगा, एक छोटी सी बात कहूंगा। ग्रीक के एक दार्शनिक हुए हैं बच्चों, जिनका नाम था सुकरात। तो सुकरात से एक बार किसी ने पूछा कि सर सफलता का रहस्य क्या है, कैसे कामयाब होता है आदमी। सुकरात ने कहा भाई सुबह 4 बजे आ जाना, मैं नहाने जाता हूँ नदी के किनारे, फिर बताऊंगा तेरे को। तो बच्चा पूछा जी, तो सुकरात बोला पानी के अंदर आ जा। तगड़ा आदमी था सुकरात। तो जैसे वो बच्चा पानी के अंदर पहुंचा तो सुकरात ने उसकी गर्दन पानी में अंदर दबा दी। अब वो कोशिश करे बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल ना पाए। सुकरात तो तगड़ा आदमी था। कुछ देर के बाद उसने क्या किया कि वो जब देखा कि अब ये बेदम होने वाला है, तो सुकरात ने उसको पानी से बाहर निकाल दिया। वो बाहर जाके हांफने लगा जी। तो वहां जाकर फिर उसने कहा, सुकरात ने कहा एक बात बता, जब मैं तेरे को दबा रहा था ना, तो तूने कोशिश बहुत की यार बाहर निकलने की। कह रहा जी और क्या करता, अगर कोशिश नहीं करता तो मर जाता। तो सुकरात ने कहा यही सफलता का रहस्य है, जब हर कोई दबाने की कोशिश करे ना, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगे। तो भाई साहब ने आज हमें यहाँ पे भेजा है, उनका आना प्रस्तावित था, सरपंच साहब की तरफ से, गांव की तरफ से निमंत्रण था, सीएम साहब का प्रोग्राम बना, आप जानते हैं। और एक और भी उनका इसके पीछे मोटिव है, वो चाह रहे हैं कि जो आगामी हमारा फाल्गुन मास में जो मेला हमारा लगने वाला है, बहुत बड़ा मेला बाबा श्याम के दरबार में, उसमें वो सीएम साहब को आमंत्रित करना चाहते हैं गाँव के लिए। तो इसलिए भी वो जयपाल जी, राजकुमार जी और सभी उपस्थित, अनिल जी, आज आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम ये रखा है। और जैसा कृष्ण जी ने, मास्टर जी ने कहा कि अगर नशा करना ही है तो एक जुनून होना चाहिए नशे का।
विपिन जी ने कहा, उदाहरण दे के बताया गुरु नानक जी का, तो हम किसी काम के प्रति या किसी उसके प्रति एक नशा रख सकते हैं। और हम आप चुलकाना के लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, पानीपत के समालका के लोग, तो यहाँ नशा इतना नहीं है। जब अब तक केपी सिंह जी इलेक्शन में खूब घूमे हैं हमारे एरिया में, और हमारे एरिया में इतना नशा है स्मैक का, जो चीज हमने देखी भी नहीं, कोई चिट्टा पता नहीं क्या कहते हैं, उसका नशे में बच्चे, कई बच्चे तो बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और कई अभी दिमाग से शून्य हैं। केपी सिंह जी ने पूरा हल्के में घूम के देखा है, और उन्होंने उस दिन से ये संकल्प लिया है कि नशे के खिलाफ हम बोलेंगे। दूसरा विषय जो आपने पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, ये भी एक पवित्र कार्य है, क्योंकि हम जब कच्ची पहली कहते थे, पहली में पढ़ते थे कच्ची पहली में, और आज तक किताबें ही पढ़ते हैं, तो किताबें हमारी प्रेमिकाएं हैं, और हमारी इस प्रेमिकाओं को आप सहज कर और संवार कर रखेंगे इस लाइब्रेरी में। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर बहुत से वक्ताओं ने कहा कि ये बिना खर्ची बिना पर्ची, तो मुझे बहुत खुशी है। मुझे ये भी कहने में कोई बुराई नहीं है कि चिलकाना गांव का नाम आज से 20-30 साल पहले दूसरी दिशा में लिया जाता था, एक रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, पर यहाँ के बच्चों ने इतनी मेहनत की। केपी सिंह जी, ईश्वर सिंह जी मास्टर जी खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इनका इंटरव्यू था, मैंने कहा अपना रोल नंबर दे दो आप। इन्होंने कहा मौसा जी ये नौबत ही नहीं आएगी इंटरव्यू की, क्योंकि मेरे रिटन में इतने नंबर हैं, शायद मैं बीसी में से जनरल में जंप कर जाऊं। और वो हुआ भी वही, जब रिजल्ट आया तो ईश्वर सिंह जी बीसी में से जंप करके जनरल में चले गए, और इनके स्थान पे जो बीसी की एक पोस्ट छूटी, वहां भी कोई ना कोई समाज का व्यक्ति आया होगा। तो आपने हमारा सम्मान किया, बहुत कसीदे पड़े हमारे सम्मान में। तो ये जो बीजेपी की सरकार आई है, पार्टीबाजी की बात नहीं, समाज बैठा है, पर ये एक ही बात पे आई है, नो खर्ची नो पर्ची। जैसे राजेंद्र जी एडवोकेट ने कहा है, कल दिल्ली की सभा में भी प्रधानमंत्री जी ने और पार्लियामेंट में भी कहा, और प्रधानमंत्री जी अम्बाड़ा आए थे, मैंने सिंह साहब को बताया था कि जैसे ही मैं रिसीव करने के लिए उनको एयरपोर्ट पे गया, एरोड्रम पे, तो मैंने बड़ा परिचय कहा, मैं भोपाल सिंह खदरी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप हैं, नो खर्ची नो पर्ची। तो मेरे लिए इतना सम्मान की बात थी कि एक प्रधानमंत्री मेरे को जानता है और ये कमेंट कर रहा है मेरे कि आप ही हैं कि वो नो खर्ची नो पर्ची। तो मेरे साथ मेरे साथी भी आए हैं जो मोकम जी, और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। उत्तेजना मिलती है बच्चों को जो नौकरी पर लगे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के। इस पे आगे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और एक ही अनुकूल मौसम है, और मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने ऐसा उदाहरण पेश कर दिया। अब कोई सरकार आए इस नो खर्ची पर्ची को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आगे बैठे हैं। तो मेरा बच्चों से अनुरोध है कि वो इस दिशा में खूब बढ़ चढ़कर काम करें। जय हिंद। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को मंच पे एक ऐसी शख्सियत को दावत देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, सादर, जो जिनके बारे में आप सबने कई बार सुना होगा, यहाँ भी कहा गया है और आप सब जानते भी हैं, जिन्होंने हमारा बल्कि पूरा हरियाणा का गौरव मान बढ़ाया है, हमारी जाति, हमारे समुदाय और पूरे समाज और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित किया है। मैं डॉक्टर केपी सिंह साहब को अब मंच पे बुलाता हूं। जोरदार तालियां एक बार। आईपीएस हैं और बहुत सारी पुस्तकों के लेखक हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। डॉक्टर केपी सिंह साहब। मैं धन्यवाद करूंगा नीटू जी का, पत्रकार जी का, वो मेरे बहुत अच्छे साथी हैं। और संभालता की खबरें वट अध्यक्ष और मेरे
मार्गदर्शक ही कहूँगा, श्री महावीर छोकर जी, सभा के विशिष्ट अतिथि और मेरे भाई गोपाल खदरे जी, इस गांव के सरपंच सतीश छोकर जी, मनमोहन बढ़ाना जी के प्रतिनिधि मैनपाल बढ़ाना जी, मेरे सामने मेरे बहुत बुजुर्ग साथी बैठे हुए, सबका नाम लोगा तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन विशेष रूप से मेंशन करूंगा सत्यनारायण छदिया जी का, तो बहुत दूर से चल के आए हैं। बैठे हैं, चले गए? बैठे हैं। श्याम बाबा की नगरी में, लक्कीसर बाबा की नगरी में उनके अनुमति से आगमन हुआ। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। आप लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए महावीर छोकर जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मुझे यही दिमाग कि यहाँ आने के लिए मुझे दो चीज प्रेरित करती। पहला वो 4 टीचर जिनका जिक्र राजेंद्र छोकर जी ने किया, जो अपनी नौकरी के बाद निःशुल्क गांव के बच्चों को इस लाइब्रेरी में या जहाँ भी बैठ के पढ़ाते हैं, उनसे मैं रूबरू हूँ, उनसे मुलाकात करूँ और देखूँ वो चेहरे कौन से हैं। अगर यहाँ आए तो कृपया खड़े होके ईश्वर जी है, कृष्ण जी है, राजेश जी है, मास्टर राजेंद्र जी, संदीप पटवारी। सबसे बड़ा कारण ये लोग थे कि आज के इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो अपना समय निकाल के अपने गांव के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनसे शायद उनका दूर पार का कोई संबंध भी ना हो, सभी जातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इस प्रकार का अभियान चलाए हुए हैं। और ये हमारी उस संस्कृति का प्रतीक है जो हमारी एक साझली संस्कृति हुआ करती थी, गांव की साझली संस्कृति हुआ करती थी, जिसमें सारे गांव के बच्चे अपने बच्चे होते थे। मुझे अभी भी याद है, गांव देहात में गलियों में जब हम खेलते थे, कोई भी ताऊ चाचा परिवार का दूर का कोई भी धमका दिया करता था, 2-4 चपत लगा दिया करता था अगर कोई गलती होती थी। वो साझली संस्कृति थी हमारी। गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी, वो साझली संस्कृति थी हमारी। तो संस्कृति को आप लोग आगे बढ़ा रहे हो, जिसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। और आप लोगों को बहुत दिनों तक याद किया जाएगा और आप रोल मॉडल बनोगे हरियाणा में आगे इस प्रकार के और अभियानों के लिए। मैं अपना नमन आप लोगों को करता हूँ, आप ऐसे भी गुरुजन। दूसरा कारण जो मैं खोज पाया कि मैं क्यों यहाँ हूँ और क्यों आप लोगों से रूबरू हूँ, वो भाई गोपाल खदरे जी, जिस खर्चे पर्चे का जिक्र इन्होंने किया, मैं चाहता था कि वो बच्चे जो उस बिना खर्चे पर्चे की बदौलत जिनके घरों में दिया जला है, जिनके घरों में आर्थिक समृद्धि आई है, उनसे उनको रूबरू होते हुए देखते। भोपाल जी सदस्य थे, मैं जब डीजीपी था, उसके बाद चेयरमैन बने, और जो इन लोगों ने निर्णय लिया मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, वो बिरला ही ले सकता है, हर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं ले सकता। क्योंकि परिवार का जोर होता है, परिवार का दबाव होता है, इलाके का दबाव होता है, राजनीतिक व्यक्ति के पास तरह तरह के दबाव होते हैं। उस सारे दबाव को झेल के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इन लोगों ने सार्थक कर दिखाया, संभव कर दिखाया कि बिना खर्चे पर्चे के मेरिट के आधार पर भी नौकरियां दी जा सकती हैं। और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार आप लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया। इन दो कारणों के साथ साथ मेरा तीसरा जो वजह थी यहाँ आने की, वो महावीर छोकर जी की जन्मभूमि। इस गांव के बारे में मैं बहुत जानता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, इस गांव के बारे में बहुत जानता हूँ, लेकिन इनकी जन्मभूमि थी, इनका बार बार आग्रह था कि आप आओ आओ।
मैंने कहा मैं आपके आग्रह पे जरूर आऊंगा और आपका आग्रह मैं टाल नहीं सकता। बहुत थोड़े लोग जानते होंगे कि महावीर छोकर जी के साथ मेरा 40 साल का संबंध है। जब मैं पहली दफे हरियाणा में ज्वाइन करने के लिए एक बिस्तर उठा के गुड़गांव आया था, तो यही वो शख्सियत थी जिन्होंने मुझे संरक्षण दिया था या कहिए मार्गदर्शन किया था। इनके मार्केट कमेटी के रेस्ट हाउस में मैं लगभग 6 महीने रहा, जब तक मुझे मकान नहीं मिला, और इन्होंने मेरी उसी तरीके से संरक्षण दिया। मैं उसको कुछ और तो नहीं नाम दे सकता, जिस तरीके से कोई अपने बच्चे को देता है, जिस तरीके से कोई अपने किसी सगे संबंधी को देता है। सामाजिक, व्यवहारिक और एक नेक दिल इंसान के रूप में आप सभी लोग इनको जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। इन्होंने खुद बताया, गुज्जर भवन पंचकुला, गुज्जर भवन चंडीगढ़, यहाँ जो कॉलेज है वो, गुड़गांव में एक योग आश्रम, किस प्रकार से संस्थाओं के साथ जुड़े रहे और किस प्रकार से इन्होंने अपने समय को, समाज ने इनको जो दिया, ईश्वर ने इनको जो दिया, उसको किस तरीके से समाज के प्रति समर्पित होकर समाज को दिया, उसके उदाहरण बहुत ही कम मिलते होंगे। मनमोहन भड़ाना जी यहाँ नहीं है, हमारे अजीज हैं, यहाँ उनके प्रतिनिधि हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो उन तक हमारा आशीर्वाद पहुंचा दें और उनसे यही निवेदन करेंगे कि इस इलाके की जनता की सेवा करें। एक राजनेता का यही धर्म होता है और वही उसको बहुत आगे लेके जाता है। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ शशिकांत शर्मा जी जरूर होंगे। इस लाइब्रेरी में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। वो यहाँ नहीं है, शायद कहीं किसी शादी में या किसी और वजह से नहीं आए होंगे, लेकिन उनके साथ भी मेरा पिछले 25 साल से संबंध है और मेरा ये भी आग्रह था कि मैं आऊँगा तो उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन जो एक और कारण इसके साथ में जुड़ा हुआ था वो नशा मुक्ति था। उससे पहले मैं पारस समूह का भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस गाँव की तरफ से, इस लाइब्रेरी की तरफ से, कि उन्होंने जो समाज के रूप में एक दान कह लीजिएगा, उसको एक सहायता कह लीजिएगा, दी है तो लाइब्रेरी के लिए दी है। और आगे भी कहा है कि वो हर साल 1 लाख रुपया इस संस्था को देते रहेंगे या इस लाइब्रेरी को देते रहेंगे। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। और ये उदाहरण है कि किस तरीके से एक अकेला व्यक्ति अगर समाज में आगे बढ़ता है तो किस तरीके से वो अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति करता है। जो उद्देश्य मेरा यहाँ आने का था वो नशा मुक्ति था। मैं अक्सर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जाता रहता हूँ और नशा मुक्ति से जुड़े हुए अभियान में अक्सर जाता हूँ। मैं बच्चों से बातचीत भी करता हूँ। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा, आभास नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सभी अच्छे घरों को बिलोंग करते हो, अपने बच्चों पे आपका अच्छा नियंत्रण है। समाज की स्थिति क्या है जो नशा है। नेशनल हेल्थ मिशन का एक सर्वे आया था जिसमें यह आकलन किया गया था हिंदुस्तान में 22% लोग नशा करते हैं, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो भांग, अफीम, चिट्टा, स्मैक, हीरोइन, किसी प्रकार का नशा हो। लगभग 22% लोग नशे की जद में हैं। मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ। 12वीं कक्षा पास करने के बाद जो यूनिवर्सिटी में पहला कदम बच्चे रखते हैं, उस समय 10% बच्चे जो 12वीं पास करके यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वो नशे का प्रयोग कर चुके होते हैं। और जब तक वो ग्रेजुएशन करके 3 साल, 4 साल, 5 साल में बाहर निकलते हैं, वो संख्या लगभग 50% के करीब हो जाती है। नशे की इतनी बुरी लत हमारे बच्चों को और समाज को पड़ चुकी है कि समाज को अगर इस लत से उबारा नहीं गया तो हमारा भला होने वाला नहीं है। मैं 5 साल प्रिजन डिपार्टमेंट में रहा। कैदियों से अक्सर जब मुलाकात करता था और मैं एक आंकड़ा भी दिया करता था, पंजाब में लगभग 70% कैदी, हरियाणा में लगभग 40 से 50% कैदी, हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 से 25% कैदी नशे के आदी हैं। ये नशा हमारे सामने मुंह बाई खड़ा है और इसको ना कोई पुलिस रोक सकती, जो कुछ गलत किस्म के पुलिस वाले इस प्रकार के कारोबारियों से मिले हुए भी, न इसको कोई राजनेता रोक सकता,
क्योंकि कुछ भ्रष्ट किस्म के राजनेता भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं, बिके हुए हैं। इसको अगर कोई रोक सकता है तो आप लोग रोक सकते हैं। आप लोग जो अपने घर के जिम्मेदार हैं, घर के मैनेजर हैं, घर के क्या है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। अगर आप शाम को इधर उधर घूमेंगे, बच्चों की टोलियां मिलती होंगी कहीं ना कहीं, इवन 1.5 उम्र के व्यक्ति तक भी सड़कों पे भी आपको लौटते हुए मिल जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन यह है कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को समझिए, और अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो उसका डिनायल मोड में जाने की जरूरत नहीं। आजकल गलती हम क्या करते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को हम छिपाते रहते हैं। हम स्वीकार नहीं करते कि हमारे बच्चे में ये लत है, और जब हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते तो फिर हम उसके समाधान की तरफ चलते ही नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। गलती से अगर कोई बच्चा गलत संगत में चला गया है, उसको उससे निकालने की जरूरत है। डी एडिक्शन सेंटर नहीं है उतने जितने होने चाहिए। आज यहाँ है नहीं मनमोहन जी, नहीं तो मैं उनको विधानसभा में बोलने के लिए कहता। जो बच्चे इस लत में चले गए हैं उनको वापस सुधार के, उनका इलाज करके मेन स्ट्रीम में लाना सबसे बड़ा काम हुआ। जो लोग इसका व्यापार करते हैं, जिन्होंने इससे अकूत धन दौलत कमाई है, उनकी संपत्ति को जब्त करने की जरूरत है। कानून में उसका प्रावधान है। जो लोग इस प्रकार की तस्करी कर रहे हैं, ये सामाजिक जिम्मेवारी हम सबकी है कि अपने गांव के सीन में उस किस्म के लोगों को न घुसने दें। स्कूल कॉलेज जितने भी हैं उसके आसपास इस किस्म के लोग घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं, वहां उनको घेरा जाए। और ये जिम्मेवारी सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, पंचायत उठाए, जिम्मेवार लोग उठाए। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के खिलाफ शिकायत करके मुद्दई बनो, क्योंकि उसमें अपने खतरे हैं, उसमें और दूसरी चीजें हैं जो साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन हाँ, इस किस्म का अगर कोई व्यक्ति है, उसको पकड़ के बिठा के समझाने की बात तो कर सकते हो कि भाई यहाँ हमारे सीम को छोड़ दे। कोई बच्चा किसी का है, उसके माँ बाप को जागृत करें, भाई तुम्हारा बच्चा इस लाइन पे चल रहा है, इसको संभाल लो। ये सामाजिक रोल हम अदा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी के खिलाफ पुलिस में जाके शिकायत करो आप, क्योंकि वो ठीक भी नहीं है गांव की शांति के लिए, गांव में सद्भाव बनाए रखने के लिए। लेकिन इस प्रकार का जो सामाजिक रोल है वो हमें जरूर निभाना चाहिए। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि हम ये प्रण लें। और आजकल तो आपका धाम जो इतना बड़ा प्रसिद्ध धाम हो गया है, जो बच्चा इस किस्म का है या कोई ऐसा आदमी है जो तस्करी करता है या गांव में बेचता है, उसको लक्कीसर बाबा के पास लाके यहीं पे कसम दिलवा दो। थोड़ा सा उसको कोशिश करो कि भाई ये सही रास्ते पे आ जाए। मेरा यही निवेदन नशा मुक्ति के संबंध में है। सरकारी नौकरियों में मुझे बताया गया कि इस गांव के लगभग 60-70 बच्चों का अभी पीछे जो लिस्ट आई थी उसमें चयन हुआ है, और पूरी लिस्ट में अगर देखा जाए तो 400-500 बच्चों का इसमें चयन हुआ है। ये अपने आप में बच्चों, यहाँ उनमें से शायद मुझे कुछ बच्चियां दिखाई भी दे रही हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अगर नौकरी मिली है तो बिना खर्ची, बिना पर्ची के मिली है, आपका कोई खर्चा नहीं हुआ है। आप इन सर्विसेज में अगर आए हैं तो आपको जन सेवा के लिए बुलाया गया है। आपसे मेरा यही निवेदन है कि जब कोई भी नौकरी पे जाए, अपना जो भी दायित्व हो, यही चीज ध्यान में रखना कि मुझे इस समाज ने जो दिया है, उस समाज को मुझे वो वापस लौटाना है। और किस तरीके से लौटा सकते हो? समाज का कोई व्यक्ति आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या लेके आता है तो आप उसके सहायक बने, उसकी मदद करें, जितनी आपके बस में है, जितना गाइड कर सकते हैं। कोई भी हो, आपका रिश्तेदार है, भाई है, बंद है, गांव है, गुआंढ का है, कोई भी है, या अगर आपको नहीं भी जानता है तो भी है, उसकी बात सुन के उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करना। भ्रष्टाचार, ये पैसा यहीं रह जाता है, कहीं नहीं जाता। ये साथ अगर जाता है तो आपका सद्भाव जाता है, आपकी गुडविल जाती है। अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में कहा था, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहीं रह जाता है। एक पीढ़ी अगर उल्टा सीधा पैसा कमाती है तो अगली पीढ़ी उसको वहीं समाप्त कर देती है। इस बात को अगर ध्यान में रख के आप लोगों की सेवा करोगे तो ये इलाका आपको शाबाशी देगा। आपको भी लगेगा कि हाँ, जिस सरकार की बदौलत आपको बिना खर्ची, बिना पर्ची, अपनी मेहनत के बलबूते पे आपको कुछ मिला है,
हम उस समाज की वास्तविक रूप से सेवा कर रहे हैं। तीसरी चीज, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, और अगर आगे नौकरियां आएंगी तो वो प्राइवेट आएंगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, समय की मांग यही है, आर्थिक सुधारों की मांग यही है। तो अकेले सरकार की रोजगार की जो नीतियां हैं उनके भरोसे पर रहने की जरूरत नहीं है। कोशिश करनी चाहिए सभी को, जितने हैं उसमें प्रयास करने चाहिए, लेकिन आपकी एक प्लान बी भी होनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या? अगर मुझे 10+2 के बाद पढ़ना है तो मैं क्या पढ़ूं? 10वीं के बाद मुझे स्ट्रीम चुननी है तो कौन सी स्ट्रीम चुनूं? ये निर्णय भी आप लोगों को बहुत सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। गांव में नॉर्मली गाइडेंस कोई देने वाला होता नहीं, और जैसा यहाँ आप अभी बता रहे थे एक वक्ता कि आर्ट साइड है कॉलेज में, उसके अलावा साइंस साइड नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है, तो बच्चे बीए में एडमिशन ले लेते हैं और बीए के बारे में सोचते हैं कि वो तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं। तो क्या पढ़ना चाहिए, किस किस्म के सब्जेक्ट लेने चाहिए, उसके बारे में भी जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल अगर कोई जमाना है किसी चीज का, और जो आपको रोजगार देगा बिना किसी की सिफारिश के, बिना कुछ किए हुए, मेहनत के बलबूते पे, तो वो मेडिकल फील्ड है। आप पढ़ाई में अच्छे हैं, डॉक्टर बनिए। आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, फार्मेसी करिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करिए, बीएससी नर्सिंग करिए, और बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए कोर्सेज हैं वो करिए, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा आगे बढ़ेगी, और 15, 20, 25, 30 हजार रुपए का जॉब आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी फील्ड जहां बच्चों को नौकरी मिलनी है वो आईटी है, और आईटी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस तरफ चलिए। और दूसरे व्यवसाय ऐसे हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे साथी, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, कोई भी शादी इनके बिना पूरी ही नहीं होती, और बहुत मोटी रकम लेते हैं, कोई छोटी मोटी रकम नहीं लेते। आपने 10 शादी में कर लिया, आपका जितना आप साल भर में तनख्वाह देगी सरकार, उससे ज्यादा आप कमा लोगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, बैठे हुए यहाँ भाई अभी कह रहे थे इनका गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी ऐसी है जो कभी नहीं रुकेगी, चाहे आप आर्किटेक्चर की तरफ से जाएं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से जाएं, आप ड्राफ्ट्समैन की तरफ से जाएं, आर्किटेक्चर की तरफ से जाएं। एक ऐसा व्यवसाय कंस्ट्रक्शन का है जो हमेशा ग्रीन रहेगा। इस तरफ अगर रुझान नहीं है, क्योंकि हर किसी का रुझान पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं होता, तो फिर व्यापार। और आप लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इस संसार में सभ्यता किसी की भी स्टडी कर लीजिएगा, सबसे पहला अगर कोई व्यवसायी था तो वो किसान था। सबसे पहला अगर कोई ट्रेडर था तो दूध और घी का व्यापार करने वाला था। बाकी दूसरे व्यवसाय तो बाद में है। तो आप तो जन्मजात व्यवसायी हैं, जन्मजात आप ट्रेडर्स हैं। कोई ट्रेड छोटा है बड़ा नहीं होता। ट्रेड करिए, ट्रेड की तरफ चलिए। एक छोटे से छोटा ट्रेडर लाख रुपए से कम अगर उसका काम अच्छी तरीके से चल रहा है, रुकता नहीं है। मुझे कई दफे ऐसे ही लोगों से बातचीत करने की, चकल्लस करने की जिद होती है। तो एक दिन मैं ऐसे ही एक खोमचे वाले के पास चला गया, सेक्टर 6 में टोपेरी पार्क के सामने लाइन लगती है बहुत। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं स्टडी करूं कि इसका क्या इकोनॉमिक्स है, किस किस्म के लोग यहाँ आते हैं। उसकी 40,000 रुपए की रोज की सेल थी, और खाने पीने के व्यवसाय में 50% बचत है। तो 20,000 रुपए रोज की उसकी इनकम की बचत, 6 लाख रुपए महीना। सरकार का सबसे बड़ा भी अगर कर्मचारी देख लो, उसकी भी तनख्वाह 2.5-3 लाख रुपए है, इससे ज्यादा नहीं। तो उस तरफ भी जाने में कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ग्रामीण परिवेश में हमारे बच्चे इस तरफ नहीं चलते, झिझकते हैं।
विदेश में जाके जो भी देखा होगा आपने, वहां जाके झाड़ू भी लगाते हैं, वहां जाके वेटरी भी करते हैं, वहां सारा काम करते हैं, लेकिन अपनों के सामने ये काम नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ छोटा काम जिसको आप छोटा काम समझते हैं, जबकि कोई काम मेरी राय में छोटा नहीं होता। अगर वो नहीं करना चाहते तो उसको अच्छे स्केल पे करिए, लेकिन इस तरफ भी ध्यान दीजिए। अकेले सरकारी नौकरियों के बलबूते पे अगर रहने की कोशिश करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। बच्चे यहाँ और भी बैठे हुए हैं, आप दूसरे लोग हैं, मैं लास्ट अपनी बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। सफलता की एक ही कुंजी है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। इसके अलावा सफलता का और कोई मार्ग नहीं है। और ईश्वर देखता है सफलता को, ईश्वर देखता है, उसके पास अपना देखने का तरीका है, अपने उसके तौर तरीके हैं। जो मेहनत करता है, ईश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसकी सफलता का फल उसको जरूर देता है। इस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने आएंगे और इनके 4 अध्यापक साहब हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अपने अच्छे तरीके से इनको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन प्रयास और मेहनत इसमें होता क्या है, हम 10 दिन मेहनत कर लेंगे और उसके बाद फिर 5 दिन का गैप दे देंगे, फिर कहीं रिश्तेदारी में चले जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। मेहनत के साथ निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूअस, लगातार। जैसे किसान मिट्टी में जब कुछ बोता है तो उसको मिट्टी हो जाना पड़ता है, इसी तरीके से जो तैयारी करता है बच्चा, किसी कंपटीशन की करता है, किसी और एग्जाम की करता है, उसको अपने आप को खोना पड़ता है, उसको अपने आप को भूलना पड़ता है कि मैं क्या हूँ। तो अगर आप लगातार मेहनत करेंगे और निरंतरता के साथ करेंगे तो जरूर आपकी सफलता एक दिन आपको मिलेगी। और पता नहीं है गुरुजन यहाँ इस बात को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गोपाल जी बैठे हुए हैं, 10-15%, 20% जो क्वेश्चन पेपर होता है हर एक एग्जाम का, वो करंट अफेयर्स में जरूर होता है। और करंट अफेयर्स कहाँ से लेते हैं ये लोग? आप रेडियो की न्यूज सुनो, सुबह 8 बजे बुलेटिन आता है, रात को 9 बजे बुलेटिन आता है। 15 मिनट का है, कापी पेन लेके बैठ जाओ और उसमें जो भी कोई नई चीज, कोई नया तथ्य आ रहा है उसको लिखते चले जाओ। रोज एक पन्ना भरेगा आपका। आप साल भर अगर कर लोगे तो आपको जनरल स्टडीज में या करंट अफेयर्स में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा उसी में से आ जाता है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, मैं कई यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर बनाता रहा हूँ। एग्जामिनर पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकालता है और उनमें से ही छांट के इधर उधर से सवाल पेश कर देता है। मेरे पास कई शिकायतें जब मैं डीजी बिजनेस था इसी प्रकार की भी आती थी और मैं कंपेयर करता था। मैंने बताया नहीं कभी भी गोपाल जी को 10, 15, 20% क्वेश्चन पेपर, पिछले क्वेश्चन पेपर में से जो के तो रिपीट हो जाते हैं। तो ये जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, अगर थोड़ा सा इन बातों का भी ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। बातें बहुत कर सकता हूँ मैं इसी आह्वान के साथ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इस गांव के लोगों ने इस प्रकार की सोच उत्पन्न करी कि बच्चों को लाइब्रेरी में भेजे। समाज के सभी वर्गों के बच्चों को इस लाइब्रेरी में स्थान दें और एक ग्राम की एक जो सोच होती है, ग्राम्य जीवन का एक आदर्श जो होता है, उसको स्थापित करने की कोशिश की। इसके लिए मैं इस गांव के लोगों की भी सराहना करता हूं और आप लोगों की भी सराहना करता हूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवादी हूँ। और एक चीज कह के मैं अपना स्थान लूंगा कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी की बात की, आप लोगों ने विधायक महोदय की बात करी, आप अपने एमपी साहब को भूल गए। मनोहर लाल खट्टर जी आपके एमपी हैं और हिंदुस्तान में वो 5वीं सबसे बड़ी शख्सियत है आज की तारीख में। कोई भी डिमांड अगर आपकी है तो अपने लोकल विधायक इनको साथ लेके अगर आप मनोहर लाल जी को मिलोगे तो किसी चीज में आप पीछे नहीं रहोगे। सर 3-4 बार आ चुके हैं सर वो। तो शहरी ग्रामीण आवास मंत्री भी है जी। तो आप इसकी कायाकल्प भी करो और सबसे पहले चीज जो करने वाली है, इस बाउंड्री वॉल को 8 फीट की बाउंड्री वॉल करने की है, ताकि ये बाहर का जो शोर आ रहा है बच्चों को ये शोर न मिले। और उसमें महावीर जी ने इस बार तो रोक दिया था हमें, गुर्जर समाज कल्याण परिषद पंचकुला की ओर से कि हमें कोई सहायता नहीं लेनी है, लेकिन यहाँ राजेंद्र छोकर जी बैठे हुए हैं, आप ही के
वासिंदे हैं, आपके गांव के वासिंदे हैं, जो मदद हम वहाँ से भी दे सकेंगे वो मदद हम वहाँ से भी पूरी करेंगे, चाहे वो लाइब्रेरी के लिए हो, चाहे वो बाउंड्री वॉल के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ये कह रहे थे भी हमारे गांव के स्कूल में आर्ट है, कॉमर्स और साइंस के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है। आदरणीय भूरा साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा। चुलकाना गांव में ईश्वर मास्टर, कृष्ण मास्टर और संदीप पटवारी निशुल्क अध्ययन केंद्र यानी निशुल्क लाइब्रेरी चला रहे हैं। और उस लाइब्रेरी में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको नौकरियां मिली हैं। उसमें आपको बताएं कि करीब 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरियां मिली हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि हम बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। और इसका उदाहरण चुलकाना गांव के वो बच्चे हैं जो निशुल्क अध्ययन केंद्र में ईश्वर मास्टर, कृष्ण मास्टर और संदीप पटवारी की देखरेख में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इसमें जो बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं उसमें क्लर्क हैं और खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में ग्राम सचिव हैं, हरियाणा पुलिस में नौकरियां मिली हैं, ग्रुप डी में नौकरियां मिली हैं। इसके अलावा फीमेल सुपरवाइज़र भी एक अधिकारी के रूप में लगी हैं और बिजली विभाग में एएलएम की नौकरी भी उनको मिली है। ये चुलकाना गांव का निशुल्क अध्ययन केंद्र एक ऐसा अध्ययन केंद्र साबित हो रहा है जो बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा है। इन बच्चों को अधिकारियों ने सम्मानित किया और जो ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनमोहन बढ़ाना के प्रतिनिधि मेनपाल बढ़ाना आए थे। पूर्व डीजीपी हरियाणा डॉक्टर केपी सिंह इस कार्यक्रम में आए थे और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में भोपाल सिंह खत्री जो हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी देखरेख में इस कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित करने का काम किया गया। कुल मिलाकर आपको यह बता दें कि इन सभी महानुभावों ने आकर बच्चों को सम्मानित किया है और इन बच्चों को सम्मानित करने से अन्य गांव के युवा और युवतियों में भी एक जागृति आई है कि वो भी अच्छे तरीके से इस निशुल्क अध्ययन केंद्र चुलकाना धाम में शिक्षा ग्रहण करके अच्छा अपना रोजगार पा सकते हैं, अच्छी तरह से विभिन्न विभागों में नौकरियां ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपको यह भी बताएं कि चुलकाना गांव श्री श्याम बाबा की नगरी है और श्री श्याम बाबा की नगरी में इन सभी नौकरियां पाने वाले बच्चों को भोपाल सिंह खत्री, महावीर सिंह जी जो चुलकाना गांव के ही हैं, गुड़गांव में उद्योगपति हैं और वो बहुत बड़ी मार्केटिंग बोर्ड में एक पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। इसमें सरपंच सतीश छोकर मौके पर मौजूद रहे, जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बुरा, प्रताप छोकर, राजकुमार छोकर और जयपाल छोकर के अलावा काफ़ी ऐसे गणमान्य व्यक्ति थे जो इस कार्यक्रम में शामिल रहे। छदिया गांव से पूर्व सरपंच सत्यनारायण छदिया और चुलकाना गांव के ही एक महानुभाव राजेंद्र जो चंडीगढ़ में अपना गुर्जर भवन में काम संभालते हैं, गुर्जर भवन की देखरेख करते हैं, वो भी एक अधिकारी रिटायर हो रखे हैं। बॉबी छोकर जो गुड़गांव में रहते हैं वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें महावीर छोकर के द्वारा इस निशुल्क अध्ययन केंद्र में जो बच्चों को सुविधा देने के लिए यह प्रयास किया गया है, यह एक बहुत बड़ी समाज सेवा करने का काम किया है। क्योंकि लोग अपने लिए तो सब जीते हैं
लेकिन दूसरों के लिए जो जिए, जो काम करे, उसी का जीना है, और वो महावीर छोकर ने किया है।